दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले मतलब अलग अलग प्रोसेसेस देखने से पहले दोस्तों हर एक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होगा, जहाँ पे एन क्या होता है दोस्तों, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने लिया है, कितना अमाउंट ऑफ गैस आपने लिया है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एन से दिखाते हैं हम। ओके, सी वी क्या होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, और डेल्टा टी मतलब क्या होता है दोस्तों, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये दोस्तों ये तीन पार्ट्स पे डिपेंड करेगी, तीन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगी। एक नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा सीवी पे, और तीसरा चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों अलग अलग प्रोसेसेस की, ठीक है, जिसमें से पहली प्रोसेस आपको यहाँ पे पढ़नी है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो दोस्तों ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, ये ऐसी ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है दोस्तों ये कांस्टेंट रहता है। ओके, टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहता है। आइसो मतलब सेम, थर्मल के लिए आप टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, उस प्रोसेस को दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ नहीं रहा है तो उस प्रोसेस को दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे हम। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर आइस है, ये आइस है। ओके, ये आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी तो ये पूरा के पूरा आइस जो है ये पानी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पानी में कन्वर्ट हुआ और पानी अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो हीट दी वो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो इस प्रोसेस, ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम तो गैसेस की स्टडी करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर करनी होगी जिसके अंदर गैस है, और गैस कौन सा है, आइडियल गैस। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो एज्यूम्शंस क्या होंगे देखिए यहाँ पे दोस्तों। तो पहला एज्यूम्शन है दोस्तों, गैस इज आइडियल। ओके, मतलब जो भी गैस आपने यहाँ पे यूज़ किया है आइसोथर्मल प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए वो गैस आइडियल गैस है, और प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है। ओके, ये एक सिलेंडर है, और पिस्टन मान लेते हैं यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मासलेस पिस्टन है, और यहाँ पे आइडियल गैस जो है आपका ये प्रेजेंट है, ये आइडियल गैस प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, जिसका इनिशियल प्रेशर है, मान लेते हैं दोस्तों इनिशियल प्रेशर P इनिशियल है और वॉल्यूम इनिशियल V इनिशियल है, P1 V1 भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये पिस्टन का स्टेट नंबर 1 है। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने यहाँ पे हीट इसको सप्लाई की, एज्यूम करते हैं हीट सप्लाई की। तो जैसे कि यहाँ पे एक और एज्यूम्शन आपको देखना है कि ये जो वॉल हैं, सिस्टम के जो वॉल हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, इसकी वजह से हीट अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक एज्यूम्शन होगा यहाँ पर। सो वॉल ऑफ सिस्टम, दिस वॉल ऑफ सिस्टम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दी तो क्या होगा दोस्तों, ये गैस जो है ये एक्सपांड होगा। जब ये एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगा। मान लेते हैं पिस्टन यहाँ पे आया, रिवर्सिबल तरीके से आया। ओके, ठीक है, ये फाइनल स्टेट है पिस्टन का, सेकेंड स्टेट बोलते हैं हम, ठीक है। तो फाइनल स्टेट में प्रेशर की जो वैल्यू है वो PF और वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो VF एज्यूम करते हैं। P1 V1 और P2 V2 भी बोल सकते हो आप इसको दोस्तों। ओके, तो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ गया तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्क किया सिस्टम ने, ये पिस्टन को सिस्टम ने क्या किया, ऊपर पुश किया, तो कुछ वर्क किया ना यहाँ पे, ये वर्क डन ही हमें निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस का। ओके, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो गैस यूज़ किया है वो आइडियल गैस है। वो गैस कौन सा है, आइडियल गैस है। ओके, आइडियल गैस के लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए आइडियल गैस के लिए आपको पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। तो P इंटू वी इज इक्वल टू nRT होता है। अब ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। तो ये तीन जो क्वांटिटीज़ है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आइडियल गैस के लिए दोस्तों PV इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक बात आपको समझनी है, P इंटू वी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन, ऐसे बोल सकते हो आप ना यहाँ पर। ओके, मतलब क्या, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब PI VI इज इक्वल टू PF VF, ऐसे बोल सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो अब अगर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिखाना है तो ग्राफ कैसे होगा, वाई एक्सिस पर होगा दोस्तों प्रेशर लेंगे हम, और एक्स एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर PI, ये प्रेशर ज़्यादा एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे PI। ओके, और इनिशियल वॉल्यूम कम है, एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे VI। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेट है यहाँ पर।
अब मान लेते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपको यहाँ पे जब पिस्टन यहाँ पे मूव होगा, ओके, तो आपको यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पता है। एज्यूम करते हैं वो P2 है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा और वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ग्राफ निकालते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा दोस्तों, ओके। ये एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम है, और ये एज्यूम करते हैं यहाँ पर हम फाइनल प्रेशर है, ओके। और ये जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है आपको। ये पीवी कर्व जो है इसको आइसोथर्म भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोथर्म। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है उसको आइसोथर्म बोला जाता है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया। वर्क डन कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेना होगा आपको, P इंटू टी का, ओके। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक, ओके। सो V इनिशियल से V फाइनल तक आपको इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, तब आपको वर्क डन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालना है आपको, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, ओके। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तब आपको वर्क डन मिलेगा। मतलब इस सिस्टम को आपने Q अमाउंट ऑफ हीट दी, ये पिस्टन ऊपर चला गया, इसने W इतना वर्क डन किया, वॉल्यूम V इनिशियल से V फाइनल तक चेंज हो रहा है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। अब दोस्तों ये वर्क डन निकालने का तरीका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। तो अगर इस इक्वेशन को देखिए, ये V इनिशियल से V फाइनल है, इस इक्वेशन को अगर मैं V से मल्टीप्लाई करूँ, ओके, V से मैंने मल्टीप्लाई किया और V से इसको डिवाइड करूँ, इसी इक्वेशन को अगर V से डिवाइड करूँ, V से मल्टीप्लाई किया और V से डिवाइड करूँ, तो ये क्या बोल सकते हो आप, ये इक्वेशन मिलेगा आपको यहाँ पर। ये अलाउेबल होता है मैथ्स में, आप किसी भी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो सेम क्वांटिटी से, ओके। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोस्तों PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये P इंटू V, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, V फाइनल, ये क्या होगा यहाँ पे dV/V, ओके। और PV इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो N इंटू R इंटू T। इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे V फाइनल, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 1/V dV, ओके। अब दोस्तों आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ये आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। 1/x dx क्या होता है दोस्तों, ये होता है log x होता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो e होता है, मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। ये लिखने का तरीका दोस्तों ln x भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग x, ln x भी इसको लिख सकते हो आप, या फिर log टू द बेस e x भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा है तो हम इसको ये फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इज इक्वल टू NRT इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ये इंटीग्रेशन इसका लिया 1/V dV का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों यहाँ पर ln V होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना है, तो ये होगा यहाँ पे VF/VI होगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अंदर डालोगे तो क्या होगा यहाँ पर, ये कैसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू NRT, इसको ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये ln V फाइनल, पहले V फाइनल पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर V इनिशियल पुट करते हैं, ln V इनिशियल, नेचुरल लॉग होता है दोस्तों ये, ओके। अब लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी आपको पता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर log A माइनस log B अगर सेम होगा इनका बेस, ठीक है ना, यहाँ पर नेचुरल लॉग होगा, सेम ही बेस होगा, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, log ऑफ A डिवाइडेड बाई B, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको, ठीक है। मतलब क्या, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ln A डिवाइडेड बाई B, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये अगर प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे तो देखिए NRT ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल होगा ये, ओके। तो ये फाइनल आपको वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये है वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला ये है, ओके। अमाउंट ऑफ हीट कितनी सप्लाई की है आपने, Q इज़ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ओके। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया NCV डेल्टा T। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोस्तों टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा दोस्तों, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, ओके। अब सिंपली आपको यहाँ पे वर्क डन Q और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है, हीट अंदर जा रही है, ठीक है। तो हीट अंदर जा रही है तो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क देखिए सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क भी बाहर जा रहा है,
तो यहाँ पर जो वर्क है वो बाहर जा रहा है ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो बाहर जाने वाला जो वर्क है मतलब सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे प्लस डब्ल्यू। तो अगर दोस्तों यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये डब्ल्यू उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके तो अब दोस्तों अगर यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिलेगा आपको। तो क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। मतलब जितनी आपने सिस्टम को हीट दी उतना सिस्टम ने वर्क किया, ठीक है। ओके यहाँ पे हीट जो हमने सप्लाई की उतना ही सिस्टम ने वर्क किया, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। जो भी हीट आपने यहाँ पे प्रोवाइड की सिस्टम को, सारा का सारा जो है वर्क डन में आपको कन्वर्जन मिला, उसका सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके लिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने अगर सप्लाई की तो सारा के सारा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू, जितनी आपने हीट दी उतना आपको वर्क मिलेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला है NRT, ओके, LN ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो हीट का भी वही फॉर्मूला होगा, NRT LN V फाइनल अपॉन V इनिशियल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे जीरो। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों NCV डेल्टा टी। इसके लिए देखिए डेल्टा टी अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या है, जितनी आपने हीट यहाँ पे प्रोवाइड की उतना आपको वर्क मिला, इतनी। तो ये पॉइंट्स दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको याद में रखने हैं, जितनी आपने हीट दी उतना आपको वर्क मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, पेज नंबर 108, एग्जाम्पल नंबर देखिए 8। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, क्या है देखिए, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइडियल गैस है दोस्तों, यहाँ पर एक आइडियल गैस है, ओके, एक आइडियल गैस है, इज टेकन इनटू आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब इस पर क्या किया है, आइसोथर्मल प्रोसेस किया हुआ है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, अगर ये सिस्टम 2000 जूल इतना वर्क कर रही है, 2000 जूल इतना वर्क कर रही है एनवायरनमेंट पे, तो आगे क्या दिया हुआ है, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, तो आपने कितनी हीट उसको ऐड की होगी। तो अगर 2000 जूल वर्क किया है दोस्तों तो यहाँ पे हीट भी कितनी होगी दोस्तों, Q इज इक्वल टू W होगा ना। सो एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ओके, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, Q इज इक्वल टू W, जितना आपने हीट दिया वो सारा के सारा वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। तो Q कितना है दोस्तों, यहाँ पे Q कितना होगा, Q विल बी इक्वल टू 2000 जूल। 2000 जूल हीट ऐड करोगे तो वर्क डन 2000 जूल मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर देखिए 4.5 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर 91 के ऊपर। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या है, देखिए 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर्स टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर्स। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अमाउंट ऑफ गैस कितना है, मतलब N क्या प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर 0.5 मोल, और इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों, T की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है 300 केल्विन। उसके साथ साथ दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये गैस एक्सपांड हुआ है जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है दोस्तों, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर 2 लीटर्स प्रोवाइड किया गया है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 6 लीटर्स प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों अननेसेसरी ये लीटर का मीटर क्यूब में कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमें जो फॉर्मूला है वर्क डन का उसमें हमें क्या करना है, ये VF डिवाइडेड बाई VI आ जाएगा, तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पता क्या करना है, देखिए व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द गैस, मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों वर्क डन निकालना है, ओके। और सेकंड आपको यहाँ पर क्या पता करना है, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस, मतलब आपको यहाँ पर देखिए हीट कितनी सप्लाई की अपने सिस्टम को वो आपको निकालना है। और यहाँ पर R की वैल्यू प्रोवाइड की गई है दोस्तों, R की वैल्यू कितनी है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ओके। दोस्तों आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला दोस्तों NRT, अंदर क्या होगा, नेचुरल लॉग, जिसको कि हम LN लेटर से दिखाते हैं, VF डिवाइडेड बाई VI, ठीक है। तो दोस्तों जो वर्क डन का फॉर्मूला इसमें N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं 0.5, ओके। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर R की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, R की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर R जो है 8.31 प्रोवाइड की गई है, ओके। फिर टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों 300 केल्विन, और उसके बाद दोस्तों ये LN में फाइनल वॉल्यूम कितना है 6 लीटर्स और इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर्स, तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3, ठीक है।
तो दोस्तों ये 3 का नेचुरल लॉग हमें देखना है। तो ये नेचुरल लॉग दोस्तों आपके लॉग टेबल के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं ये कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू होती है, जिसका बेस 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लॉग टू द बेस 10 इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जिसका लॉग टू द बेस ई होता है उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और वो जो है LN लेटर से दिखाते हैं। तो ये लॉग टू द बेस ई जो है इसी को दोस्तों हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये नेचुरल लॉग 3 का निकालने के लिए आपको ये कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग जो इन दोनों के बीच रिलेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग अगर आपको यहाँ पर निकालना है दोस्तों, ये LN3 अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये सबसे पहले तो इसका कॉमन लॉग निकालना होता है। लॉग टू द बेस 10 3, ये कॉमन लॉग आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.30 से, ठीक है, या 2.303 भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, नेचुरल लॉग 3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो कॉमन लॉग निकालना है 3 का, और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो कॉमन लॉग है इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिलेगी लॉग टेबल से, ठीक है। दोस्तों ये जो 3 है इसका लॉग कैसे निकालते हैं, 3 मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको 3.0 बोलते हैं ना। तो ये 3.0 का लॉग हम कैसे देखते हैं दोस्तों, हमें 30 ढूंढना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 कहाँ पर है, यहाँ पर है 30, ठीक है। तो ये 30 का हमें क्या करना होता है दोस्तों, 0 कॉलम में नंबर देखना होता है, ये है 4771, ओके। तो ये हो गया इसका मेंटिसा, 4771 इसका मेंटिसा हो गया, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेसिमल पॉइंट के पहले दोस्तों यहाँ पर एक डिजिट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0। तो यहाँ पर दोस्तों ये 0.4771, मतलब ये जो है लॉग टू द बेस 10 3, इसका जो आंसर है ये होगा 0.4771, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये 0.4771 जो है, 0.4771 जो है, इसको अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको ये जो नेचुरल लॉग है 3 का वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का जो नेचुरल लॉग है दोस्तों उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है, ओके। इसको सिंपली आपको यहाँ पर पुट करना है। तो जब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको वर्क डन के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एन, सॉरी यहाँ पर वैल्यूज हमें मिल चुकी है 0.5 इंटू 8.31 इंटू दिस 300 इंटू ये 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.4771। अब दोस्तों इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, लॉग टेबल का यूज़ करके कर सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है कितना है, देखिए। तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों 1367, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है दोस्तों जूल, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने इसको जूल में निकाला है, आपके टेक्स्ट बुक में किलो जूल में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट मेथड है, ये आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्क डन तो हमें मिल चुका है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आपको निकालनी है जिसका नाम है हीट सप्लाइड, क्योंकि दोस्तों ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है दोस्तों, जितनी हमने हीट दी उतना ही वर्क होता है ना, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोस्तों हीट का जो आंसर है वो सेम होगा 1367 जूल, हीट का भी जो यूनिट है वो जूल है, ठीक है। तो हीट भी उतना ही होगा, वर्क भी उतना ही होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, इसका अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।